ओके, तो व्हाट अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, किसको बोलते हैं बेटे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? मैम जब जो आइसोमर्स होते हैं वो अपनी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए। बिल्कुल सही। ऑप्टिकल आइसोमर्स बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो बेसिकली वो तो हमने चेक करने का एक ढंग है ना कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाते हैं। अदरवाइज इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो है द टाइप ऑफ द आइसोमर्स विच हैव different spatial arrangements, different spatial arrangements and same molecular formula, and same molecular formula। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उसमें देखो सारी की सारी कैटेगरी ना हमें वही पढ़नी है जो हमने पढ़ी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। बस थोड़े से आपको प्लेन की नॉलेज होनी चाहिए, दैट आई विल टेल यू। एक दो एग्जांपल्स मैं बता दूंगी, रेस्ट आप कर सकते हो खुद ही। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स same molecular formula, the optical isomers in the coordination number 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टू ज्योमेट्रीज हैं। द वन इज द स्क्वायर प्लेनर, अदर इज अ टेट्राहेड्रल। और इसका जैसे आप लोगों ने बोला भी है, इसका जो वे है, इसका जो शॉर्टकट है कि NSIMI होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होना चाहिए। देन यू विल पीपल विल फाइंड आउट द ऑप्टिकल आइसोमर्स है या नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सबसे पहले तो स्क्वायर प्लेनर है, दूसरा टेट्राहेड्रल है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में स्क्वायर प्लेनर में एक जो मॉलिक्यूलर प्लेन रहता है, मॉलिक्यूलर प्लेन होता ही होता है। सो नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय देम, नो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, इज शोन बाय द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई भी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। तो जब आपको एग्जाम में आता है ना कि इसके कितने आइसोमर्स बनते हैं, तो सबसे पहले आपको वीबीटी के बेस पे ये भी चेक करना होगा कि ये आपका कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्क्वायर प्लेनर देता है या टेट्राहेड्रल देता है। तो अगर वो स्क्वायर प्लेनर देता है तो वो सिस ट्रांस वाली कैटेगरी में तो आ सकता है, ज्योमेट्रिकल में तो आ सकता है, पर वो ऑप्टिकल में नहीं आ सकता। और अगर आपका जैसे कुछ कॉपर के होते हैं, CuCl4 2 नेगेटिव कॉपर हैलाइड्स आते हैं, तो कॉपर हैलाइड्स जो टेट्राहेड्रल होते हैं, तो वहां पे आपके पास आंसर ऑप्टिकल आइसोमर्स आएगा। और वो कब आएगा वो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, जो ये वाली कैटेगरी होगी, बस सिर्फ एक कैटेगरी में, MABCD। MABCD का बेटा क्या मतलब हो गया? MABCD का मतलब हो गया एक मेटल है, जैसे मैं ले लू प्लेटिनम, है ना। और ये पेपर में आपको M से लिखा हुआ नहीं आएगा, पेपर में तो आपको प्रॉपर आएगा ना मेटल और लिगेंड के हिसाब से। जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम के पास Cl है, Cl में Br है, Br में अमोनिया है, अमोनिया के साथ वाटर है, ये वाली स्पीशीज है, ठीक है। इन सारी स्पीशीज में 4 डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। वैसे तो प्लेटिनम के कंपाउंड कभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स नहीं देते,
तो इसलिए कभी भी टेट्राहेड्रल नहीं देते हैं, सॉरी, दे ऑलवेज गिव द स्क्वायर प्लेनर। मैं मेटल लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे वाला जो कॉम्प्लेक्स है 4 डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड वाला, वो वाला आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स देगा, क्योंकि आप इसकी मिरर इमेज देखोगे वैसे भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी होती है। टेट्राहेड्रल में एक ऐसा वी होता है, या ऐसे लिख लो, एक ऐसा वी होता है और एक ऐसा वी होता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना के दिखा देती हूँ, एक ऐसे वाला वी होता है और एक ऐसे वाला वी होता है। अब बोर्ड पे लिखने पे जैसा भी लगे, ये, या आपको कैसे भी बना लो बेटा, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, एनी हाउ आपको समझ आना चाहिए कि क्या क्या रहा है। तो ये वाला जो वी है, जो अप साइड वी है, ठीक है, उसमें एक अबव है, ये लिखने में तो ऐसे आया है पर है तो बोर्ड के ऊपर ना, एक बिलो है ना। और ये वाले वी में एक डाउन है, एक अप, एक बिलो। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, पर आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपको बस सिर्फ इतना देखना है, टेट्राहेड्रल है, 4 डिफरेंट है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स देंगे। देंगे क्यों देंगे, उसका रीजन क्या है कि व्हेन यू विल ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ दैट ना, Br यहाँ आ गया, अमोनिया यहाँ आ गया, वाटर यहाँ आ गया और Cl यहाँ आ गया, तो ये कभी भी उसके ऊपर नहीं रखी जाएगी। कई बच्चों को लगता है कि इसको घुमा के रख देंगे, घुमा के तो तब रखोगे ना जब वो प्लेनर स्ट्रक्चर है। आप घुमा दो लेफ्ट और राइट तो चेंज हो जाएगा, आ जाएगा, पर टॉप बॉटम उल्टा हो जाएगा, टॉप बॉटम उल्टा हो जाएगा तो वो फिर से एक दूसरे के ऊपर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास देगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप कैसे चेक करोगे, वो बहुत आसान है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या, कौन सी ज्योमेट्री होती है बेटे, कौन सी ज्योमेट्री होती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बिल्कुल सही, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना, ये पोजीशंस है ऑक्टाहेड्रल की। अब मैं ना आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इसलिए आज मैंने बैकड्रॉप भी नहीं लगाया है। तो उसमें क्या होता है ना, आप ध्यान देना, ठीक है, आपको आ जाएगा आराम से। जैसे आपका ऐसे है, मींस प्लेन में है मॉलिक्यूल, आप उसको ऐसे कट करते हो, ऐसे। तो जब हम ऐसे कट करते हैं ना, मतलब जैसे प्लेट हमारे पास रखी हुई है, प्लेट में ऐसे कट कर दिया, तो उसमें ऊपर नीचे वाले सेम होने चाहिए, तो ये है पहला प्लेन। समझ में आया आपको मैंने पहला प्लेन कैसे दिखाया? यस मैम। मैं ऐसे इसको येलो कलर से दिखा देती हूँ, ऐसे। अगर ऐसे कट लगाया तो अभी आपको देखने को लग रहा है ये डिफरेंट होने चाहिए, बट एक्चुअली में अगर इसको आप ऐसे कट लगा देते हो तो उसमें ये ऊपर नीचे डिफरेंट होने चाहिए। आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे कट लगा सकते हो। अगर ऐसे काटोगे ना, ऐसे वाले काटने में ये वाले दो प्लेन के ऊपर आएंगे, येलो वाले कट में ये वाला और ये वाला डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, ये दो क्या होने चाहिए, डिफरेंट। और दूसरे वाला जो कट है, ये जो व्हाइट वाला लगाया है, इसमें येलो वाले तो प्लेन के ऊपर आ जाते हैं, मतलब ये ऐसे होता है तो प्लेन के ऊपर आ जाते हैं। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, उन्हें लगता है ये दोनों भी डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों भी, ये दोनों नहीं डिफरेंट होने चाहिए, बिकॉज ये तो प्लेन के ऊपर ही आ जाएंगे। आप देखो ना, ऐसे आप उसको काट रहे हो तो इस पे आ जाएगी ऊपर वाली सारी चीज, तो इसमें सिर्फ ये वाले दो डिफरेंट होने चाहिए जो मैंने लगाए हैं, ठीक है, ये वाले दो डिफरेंट होने चाहिए। अब रेड कलर ले लो, रेड कलर को इससे थोड़ा सा ऑपोजिट कर लो, ये वाला ऐसे आपने प्लेन किया है तो ये वाले रेड वाले दोनों डिफरेंट होने चाहिए। 3 प्लेन हो गए। और आप इसको कैसे काट सकते हो, ग्रीन ले लेते हैं। अभी मैंने एक इसको ऐसे काटा है, जब मैंने ऐसे काटा है ना तो ये दोनों डिफरेंट दिखाए हैं। अब अगर आप इसको ऐसे काटते हो, ऐसे, तो ये वाले दोनों और ये वाले दोनों ये डिफरेंट होने चाहिए। और अगर आप इसको, लास्ट में कौन सा कलर ले, व्हाइट ही ले लेते हैं। अगर आप इसको ऐसे काटते हो, अब आप बोलोगे मैम ये भी तो लाइन वैसी ही है, पर ये लाइन एक्चुअली प्लेन के ऊपर थी, चलो इसको ऐसे काट दो ना, ये वाला ऐसे हो गया, येलो वाला। और अगर ऐसे काटते हो तो ये वाले, ये डिफरेंट होने चाहिए। तो इनमें से कोई भी प्लेन नहीं होना चाहिए, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी देख के पता नहीं लगेगा। बाकी जिसको नहीं भी समझ आया मैं एग्जांपल्स देके समझा देती हूँ, क्योंकि ये 3D में ही करवाया जा सकता है और 2D में नहीं हो सकता। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब मैं इसकी एक दो एग्जांपल लेती हूँ, आप देखना आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे MA6 आ गया तुम्हें पेपर में, तो M ए ए ए ए ए ए, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है?
नो, नो मैम। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कहीं से भी काट लो सिमेट्रिकल है, आप ऐसे काट लो ऊपर नीचे बराबर, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, कुछ भी, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जितनी एग्जांपल तुमने स्क्वायर प्लेनर में लिखी थी ना, सबके लिए प्लेन चेक कर सकते हो। MA5B, ठीक है, तुम्हें ये आ गया पेपर में, तो तुम इसका तो एक ही आइसोमर्स बनाओगे, है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो ये आइसोमर हो गया। तो MA5 और B, अब इसमें भी तो प्लेन है ना, आप इसको ऐसे काट लो। ऐसे का मतलब अगर तो ऐसे काटोगे तो ये डिफरेंट है और ये आपका सेम है। आप इसको ऐसे काट लो, ठीक है, तो ये वाले आपके सेम है, तो ये भी ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। MA4B2, तो जब आप MA4B2 लिखते हो ना, तो आपने उस क्लास में एक सिस बनाया था, एक ट्रांस बनाया था। तो पहले तो मैंने बना दिया ट्रांस आइसोमर, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बना दिया, आपका सिस आइसोमर। सिस में एक हाथ से चल के ये आ गया सिस आइसोमर। तो जब आप ट्रांस देखते हो ना बेटा, ट्रांस कभी भी जिंदगी में याद रखना ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, ये हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि ट्रांस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को देखने से भी पता लग रहा है। यहाँ से काट लो, ये सेम, ऐसे काट लो, ऊपर नीचे सेम। अब सिस के बारे में बात हो रही है, सिस में भी है, यहाँ पे देखो, इसको ऐसे काटोगे तो बाकी सब कुछ सेम भी है, यहाँ पे तो दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर हो रहा है, ये 3 एग्जांपल सबको क्लियर हुई बच्चा? मैम जैसे जब हम प्लेन काटेंगे मतलब लेंगे तो फिर मैम जो ग्रुप्स होंगे वो भी सेम आने चाहिए ऊपर या नीचे? ऊपर नीचे सेम आने चाहिए जी। अगर ऐसे वाला प्लेन ले रहे हो ना, मतलब ऐसे टेढ़ा काट रहे हो तुम, डायगनली काट रहे हो, तो डायगनली में ना ये बी और बी तो ऊपर आ जाएंगे। ये देखो ना, ये मेरा फोन है ना, ये मैंने ऐसे थे तुम्हारे बी और बी, ऊपर नीचे वाले ऐसे थे, तो जब ऐसे लोगे तो वर्टिकल प्लेन के ऊपर आ जाएंगी वो चीजें। तो आपको बस ऊपर नीचे वाला ये डिफरेंट देखना है। अगर ये डिफरेंट है तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है, पर अगर वो सेम है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और इनमें से कोई भी प्लेन नहीं होना चाहिए, मतलब नो प्लेन विल बी देयर। ये नहीं है कि एक नहीं है तो हमने देख लिया पर बाकी कोई और तो है ना, अगर फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। यस मैम। किसी को इन 3 में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ओके, अब जैसे MA3B3 आया था, चलो अब तुम बताना मुझे, ठीक है। MA3B3 में उस दिन तुम फेशियल एंड मेरिडोनियल बनाए थे ना, तो मैंने तुम्हें कैसे सिखाया था बेटा कि एक ऐसा ट्राइंगल बनता है ऐसा, और एक ऐसे वाला ट्राइंगल बनता है इधर। थोड़े से छोटे छोटे कर लेते हैं इनको। ये देखो, एक ऐसे वाला ट्राइंगल बनता है, ये 2 ट्राइंगल बनते हैं ऐसे, तो ये होता है फेशियल। और एक होता है मेरिडोनियल। मेरिडोनियल में पहले तुम तीनों एक ही प्लेन में रख लो, स्क्वायर प्लेनर है पहले, ये 3 रख दिया, बाकी तो फिर तुम्हारी मजबूरी है कि जो बचे उसको तो तुम्हें रखना ही है। ऐसे। अच्छा बताओ, फेशियल वाला ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है? मैम इनएक्टिव। कैसे पता? मैम क्योंकि जब प्लेन पास करेंगे तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। कौन सा प्लेन देख रहे हो? मैम जो टेढ़ा सा करेंगे पास जब। टेढ़ा सा? अगर तो मैं ये वाला पास करूं तो ए भी डिफरेंट है। अगर मैं ये वाला पास करूं तो बी ए डिफरेंट है। टेढ़ा वाला तो नहीं है। फिर से बना लो, कंफ्यूजन हो रही है तो लो। ए ए ए बी बी बी। अब टेढ़ा सा देख रहे हैं ना हम, डायगोनल वाला, तो अगर मैं ये कर दूं ऐसा पास, तो इनको तो नहीं ना देखना, आप शायद फिर से इनको देखी जा रहे हो। मैं बोल ही जा रही हूँ कि ये वाले तो प्लेन के ऊपर आएंगे। भाई ये प्लेन एक लाइन नहीं होती, प्लेन ऐसा है, ऐसा प्लेन है, ये सारा प्लेन है, तो ये तो उसके ऊपर कवर हुए। तो अब देखना तुम्हें ये है,
ये वाला भी कवर हो गया, ये वाला भी कवर हो गया, ऐसे ऐसे प्लेन था। तो सिर्फ ये वाले दो जिन पे मैंने सर्कल लगाए हैं वो दिख रहे हैं, वो तो नहीं है। उल्टे वाला प्लेन लिया तो भी नहीं है। क्या कहते हो बताओ? नहीं समझ आया? मैम आ गया है ये वाला। है ना? आप पता क्या कर रहे हो, आप ऊपर नीचे वाला देख रहे थे। जैसे ये देखो ना, ए बी बी बी। अगर बेटे मैं ऐसे वाला प्लेन लेती हूँ ना, तो ये दो डिफरेंट हैं, ये वाला तो ऊपर ही आ जाएगा ना उसके। ये वाला प्लेन लेती हो तो भी डिफरेंट है, और अगर ऐसे वाला प्लेन लेते हो, ऐसे वाला, तो इसमें ए भी डिफरेंट है। ठीक है, और कौन सा बचा बताओ? तीन प्लेन हमने देख लिए। इसको वाइट से कर लेते हैं। हमने ऐसे वाला प्लेन देख लिया, ये भी नहीं है। हमने ऐसे वाला प्लेन देख लिया, ये भी नहीं है। हमने ऐसे वाला प्लेन देख लिया, ये भी नहीं है। हमने ऐसे वाला प्लेन देख लिया, मॉलिक्यूलर प्लेन, ये भी नहीं है। चार प्लेन हो गए। और कोई प्लेन आपको लग रहा हो? ऐसे वाला मैम प्लेन देख लो, वर्टिकल। वर्टिकल, हाँ ऐसे वाला प्लेन देख लो, वो भी नहीं है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, फेशियल। और मेरिडोनियल तो साफ ही नजर आ रहा है, बी सेम है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलो एक दो और एग्जांपल्स आपको करा देते हैं। ये ना स्टार पॉइंट ले लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर कभी भी तुम्हें पेपर में कोई ऐसी एग्जांपल आए ना जिसमें तीन रिंग बन रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे आ गया तुम्हें पेपर में COEN3+2, है ना, ऐसी एग्जांपल आ गई। तो इसमें क्या है कि एक कोबाल्ट है, बाकी तीन ईएन लगे हुए हैं। तो आप ऐसे ही लगाओगे ना, NNEN, ठीक है, NNEN, NNEN। तो पहली बात तो ये सिस में ही लगेंगे, कोई भी बच्चा इनको ट्रांस में नहीं लगाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये इतनी बड़ी चेन नहीं होती कि ट्रांस में आ जाए। तो जब भी कहाँ कहीं पे थ्री रिंग बने, चाहे वो ए टाइप से बने, चाहे वो ए बी टाइप से बने, वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बहुत से बच्चे दिमाग लगाने लग जाते हैं कि इसको ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे। तुम्हारे काटने से कुछ नहीं हो रहा। आपको ये देखना है कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसके बीच में CH2 और वो एक दूसरे से ऐसे रिपेल होके उल्टे सीधे हो जाते हैं ताकि आपके पास मॉलिक्यूल में रिपल्शन ना हो। तो शॉर्टकट ये है कि जब भी तीन रिंग दिखे ना, वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगी स्ट्रक्चर। मान लो मैंने ये बनाया, मैं ऐसे भी पेपर में आ सकता है, ग्लाई, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि ग्लाई बनेगा तो कैसे बनेगा। ग्लाई ऐसे बनेगा ना, NO है ग्लाई, ठीक है, O है, N है ग्लाई, NO ग्लाई। इसकी आप जितनी भी टाइप ले लेना, जो भी आपको बनानी आती है, स्क्वायर प्लेनर में जो भी बनाई, ये सब हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि तीन रिंग बन रहे हैं। डोंट ट्राई टू कट इट लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइन लगाई है, ये लाइन इतनी सिमेट्रिकल नहीं होती, ये CH2 है, और वो टेढ़े सीधे हो जाते हैं ताकि आपके पास मॉलिक्यूल में रिपल्शन ना हो। बाकी कुछ अगर मान लो ऐसा आ गया पेपर में तुम्हारे कि MAA2B2, ऐसी स्ट्रक्चर तुम्हें पेपर में आ गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल COEN ट्वाइस और Cl2, ऐसा कुछ पेपर में आ गया, तो भी टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करोगे तुम, NN ऐसे, NN ऐसे, और Cl बताना मुझे ये सिस है या ट्रांस है। मैम सिस। है ना, ये सिस है। और दूसरी स्ट्रक्चर तुम ट्रांस वाली इसकी बनाओगे, कैसे बनाओगे, NN दिस और Cl। तो ऐसे वाले कंपाउंड में जिंदगी में ये बात जरूर याद रखना, जो तो ट्रांस होता है वो हाईली सिमेट्रिकल होता है, उसकी तो ऑप्टिकल एक्टिविटी पेपर में चेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो इनएक्टिव ही होगा। पर सिस वाला क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों एक्टिव हो जाएगा? दो रिंग बन रहे हैं, आप सोच रहे हो कि हम इसे ऐसे काट के बराबर बराबर दे देंगे, पर वो किसी और डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होगा, ये किसी और डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो क्योंकि स्पेस में इनके लोन पेयर भी हैं, इनको रिपल्शंस भी फेस करनी है, ये सब कुछ है, ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स नहीं होते। अच्छा, एक और कौन सी एग्जांपल दे दे तुम्हें, बस बाकी तो मेरे ख्याल से तुम कर ही लोगे। अच्छा, इसके बारे में क्या विचार है, ABCDEF, जिसके 15 आइसोमर्स मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था,
तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। कैसा होगा ये, एक्टिव ही होगा ना? यस मैम। यस मैम। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब इसमें ना जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो ट्विस्ट पता कैसे डाल देता है, अगर आए तो ट्विस्ट ऐसे डाल देता है कि वो टोटल आइसोमर्स पूछ लेता है। रुको मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। MsCN4 ClBr, इसके टोटल आइसोमर्स बताओ। कौन बच्चा बताएगा? तो पहले तो कॉपी में से चेक करोगे टाइप क्या है। Ma2BC टाइप है, ठीक है। A4BC है ना। A4BC और A4B2 ये भाई भाई हैं, सेम होती हैं। तो पहले तो तुम इसका सिस चांस बना लो, ठीक है। तो SCN 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 ClBr, ये बन गया एक। उसके बाद SCN 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 Cl, सेम बना दिया मैंने। SCN SCN Cl और Br, ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये वाला आइसोमर तो हो गया ट्रांस। ट्रांस में तो ये वाला प्लेन है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये वाला हो गया तुम्हारा सिस। सिस वाले में देखो, अगर ऐसे काटोगे तो भी नहीं ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसे काटोगे तो भी नहीं है, ऐसे अगर ऐसे काट दें इसको ऐसे, तो ये और ये सेम है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर नीचे वाला नहीं देखना होता, वो उसके बीच में ही आ जाता है। अब इसमें पता क्या प्रॉब्लम है, जो SCN है ना उसको NCS भी लिख सकते हैं। तो आप SCN से भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, NCS से भी बना सकते हो, तो उसके वो वाले आइसोमर्स भी काउंट होते हैं। और इसमें तो मैंने मतलब इतना बड़ा दे दिया कि बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। मोस्टली पेपर में ऐसी कैटेगरी आ जाती है कि जैसे A4 लिख दिया, B लिख दिया और एक SCN लिख दिया, तो वो एक जगह पे जो SCN है वो एक इस हिसाब से स्ट्रक्चर्स चेक कर लेते हैं, फिर एक में NCS के हिसाब से चेक कर लेते हैं, ठीक है। और जो आपको ऑप्टिकली एक्टिव अगर कुछ आ जाए फिर उसका डेक्स्ट्रा और लेवो दोनों लिखते हैं। तो बेटर इज कि आप इसके क्वेश्चंस करो, जितने भी आइसोमर्स के आते हैं, जितना तुम्हें पढ़ा दिया इससे बहुत काम आता है, इतना ज्यादा नहीं आता है। ज्यादा से ज्यादा ज्योमेट्रिकल पूछता है, ज्यादा से ज्यादा कोई स्ट्रक्चर देके पूछ लेता है ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं एक्टिव है, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट लग रहा है वो तुम मेरे से शेयर कर सकते हो। ये मेरी बात समझ में आई कि मैंने क्या बोला है इसका, कि जब SCN दिया होता है तो उसका लिंकेज वाला भी काउंट करना है। अगर तो वो बोलता है टोटल आइसोमर्स बताओ, तो उसमें स्ट्रक्चरल भी लोगे और स्टीरियो भी लोगे। पर अगर वो बोलता है कि सिर्फ स्टीरियो बताओ तो फिर उसमें स्ट्रक्चरल नहीं लेना है। और अगर वो बोलता है कि कोई भी, मान लो किसी का कोई आइसोमर भी नहीं आता, तो पेपर में कभी 0 की ऑप्शन नहीं होती, हमेशा 1 की ऑप्शन होती है, कि मतलब मॉलिक्यूल खुद तो है ही है ना, एक ढंग से तो उसको लिखा ही जा सकता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। आप इसको कर लो, इन क्वेश्चंस को कर लो। करने के बाद अगर आपको लगता है तो मैं आपको इसके जो भी आपको डाउट होगा मैं ले लूंगी, और मोर ओवर नहीं तो मैं किसी क्लास में इसके क्वेश्चंस ले आऊंगी, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी एक बार पढ़ लो इसको आज, ठीक है। चलो, तो अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ये बहुत ज्यादा कराया, आपको इतना ज्यादा आता नहीं है। इतना ज्यादा नहीं आता है का मतलब है वो कौन सा सारी टाइप्स पूछने लगा है कि तुम सब लिख के बताओ परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके, वो दे सकता है कि इसको चेक करो इसमें प्लेन है या नहीं, बस ऐसे इतना का काम करवा देता है। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स भाई हद से वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितना तुम्हारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट था ना, उतना ही ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 4 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री की बैकबोन है। सबसे पहला और सबसे बेसिक चैप्टर अगर किसी को फिजिकल सीखनी है वो है थर्मोडायनेमिक्स। जिसको थर्मोडायनेमिक्स नहीं आता उसको फिजिकल ही नहीं आती। मैं तो बहुत सिंपल बोल रही हूँ कि बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स इज अ टाइप ऑफ अ चैप्टर जो हर जगह यूज होता है, हर में, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप आता ही आता है। थर्मोडायनेमिक्स के बाद सेकंड नंबर पे लाइन में आता है इक्विलिब्रियम, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। थर्ड नंबर
पे आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फोर्थ नंबर पे आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थर्ड फोर्थ देने का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे इंपॉर्टेंट है वो मोर, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये 4 चैप्टर मतलब दीज आर द बैकबोन्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस तो इस बार के सीबीएसई में कट गया हुआ है, तो कट गया तो आगे फिर नीट में भी नहीं आएगा जब वो बच्चे नहीं उठेंगे। ठीक है, तो बाकी सरफेस हो गया, ये बाकी और जो चैप्टर हैं छोटे मोटे, सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, ये मतलब इजी गोइंग चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनमें इतना ना टाइम लगता है और ना कोई बहुत ट्विस्टिंग होती है। ये वाले चैप्टर में तो भर भर के है उसके पास डालने के लिए, मतलब लॉट्स ऑफ अ थिंग्स टू फॉर द एग्जामिनर टू आस्क। तो आप समझ सकते हो मैंने ये 5 मिनट बोलने में लगाए हैं, तो इम्पोर्टेंट है चैप्टर। तो केमिकल काइनेटिक्स में पहली बात तो काइनेटिक्स क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ते हो ना, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, है ना। तो यस मैम। काइनेटिक्स होता है मोशन, है ना, मूवमेंट को बोलते हैं, स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन अ मोशन। तो केमिकल काइनेटिक्स में सिर्फ 2 चीजें हैं, बस 2 ही काम करने हैं इसमें। एक तो रिएक्शन की स्पीड क्या है वो निकालनी है, किस ऑर्डर रिएक्शन है वो निकालना है, वो सब आ जाता है आपके रेट। और दूसरा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी स्पीड को इन्फ्लुएंस करते हैं। बस इन 2 चीजों से पूरा चैप्टर हो जाता है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री which deals with rate of reactions and factors affecting the rates of reactions। बस ये 2 चीजें हैं, रिएक्शन का रेट क्या है, रिएक्शन की स्पीड क्या है, और कौन कौन से फैक्टर रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। अब ये रेट का मतलब क्या है, ठीक है, रेट का मतलब ये नहीं है कि प्राइस, रेट का मतलब है यहाँ पे स्पीड, रेट का मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी। ठीक है, तो इट इज द स्पीड with which reactants are converted to products। reactants are converted to products, ये वो स्पीड है जिससे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो रेट को बेसिकली लिखा जाता है ना, जिसमें अभी मैंने कोई एक्सप्रेशन नहीं लिया, उसको लिखते हैं डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स increase in the concentration of products with the time। increase in the concentration of products with the time। टाइम के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कितनी इंक्रीज हो रही है, इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ द रिएक्शन या स्पीड ऑफ द रिएक्शन। अब आप देखो, जैसे मैंने कोई जर्नल केमिकल रिएक्शन लिख लिया, ए प्लस बी gives C प्लस डी, ठीक है, ये मैंने रिएक्शन लिख लिया। अब इस रिएक्शन में जैसे कि मैंने इक्विलिब्रियम में भी, जिन बच्चों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा है बताया आपको बेटे, स्मॉल ए को बी को बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, और ये वाले क्या हो गए, ऑफ प्रोडक्ट्स। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हो गए रिएक्टेंट के और वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हो गए प्रोडक्ट के। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे रिएक्शन पास होगा कौन सी चीज कम होगी और कौन सी चीज कंसंट्रेशन बढ़ेगा, विच विल डिक्रीज एंड विच विल इंक्रीज। भाई घटेंगे बढ़ेंगे ना, हाँ, रिएक्टेंट घटेगा, कैपिटल ए और कैपिटल बी की मैं बात कर रही हूँ, प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो अगर मुझे किसी रिएक्शन की स्पीड देखनी है तो मैं ए और बी का सैंपल ले लूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स आते हैं इस चैप्टर में, और उसके बाद मैं देख लूँ कि कैसे कैसे जैसे जैसे रिएक्शन चेंज हो रहा है इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो जो रिएक्शन का रेट होगा ना
रेट ऑफ द रिएक्शन बेसिकली इसमें होगा, ये जो मैं रेट यहाँ पे लिख रही हूँ ना, ये एवरेज रेट है। मैं एवरेज रेट का मतलब होता है कि मैंने एक सैंपल ले लिया एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में, उसके थोड़े 2 मिनट बाद मैंने क्या किया, फिर से ले लिया सैंपल। उसमें मेरे को पास रिएक्शन में पता लग जाएगा कि ए कितना डिक्रीज हुआ और सी कितना इंक्रीज हुआ। तो एवरेज रेट को लिखने का ढंग है कि रिएक्टेंट का जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, उसे -1 अपॉन करके डिनोमिनेटर में लिख दो, और कंसंट्रेशन का सिंबल होता है ये, ठीक है। चेंज का सिंबल डेल्टा, तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, हमने बोला था ना टाइम के साथ चेंज होगा, तो दिस इज -1 बाय बी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल्टा टी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 बाय सी डेल्टा, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के केस में माइनस लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 1 बाय सी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय डेल्टा टी, ठीक है। 1 बाय डी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय डेल्टा टी, so this is how you are to see, okay। यस, तो 1 बाय डी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय कंसंट्रेशन ऑफ टी, तो ये तो हो गया बेटा एवरेज रेट का एक्सप्रेशन। अब उसमें ना मुझे एक दो बातें बोलनी है जो बड़ी प्रैक्टिकल है, अगर ये समझ में आ जाती है तो कहानी काफी समझ में आ जाती है। अब मैं तुम्हें इस टाइम बोलूँ मुझे करेक्ट टाइम बताओ, तो क्या तुम टाइम बता पाओगे? तुम घड़ी देख के बोल दोगे कि मैम इट इज 10:35, मैं बोलूंगी कि नहीं तुम्हारी घड़ी में तो आवर्स एंड मिनट्स हैं, तो तुम और स्मार्ट हो जाओगे, तुम सेकंड भी बता दोगे। पर आप बोलने में लगा रहे हो, तो टाइम इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, टाइम तो चल ही रहा है, तो उतना टाइम रिएक्शन में और लग गया, ठीक है। मतलब आपने एक सैंपल लिया, 10 मिनट के बाद दोबारा सैंपल लिया, पर 10 मिनट के टाइम पे जब आप सैंपल उसमें से रिकवर कर रहे हो, उतने में तो थोड़ा सा रिएक्शन और प्रोसीड कर गया होगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी चीजें किसी भी रिएक्शन में आपकी प्रोसेस जो रेगुलरली चल रही होती है ना, तो उसका एक्यूरेट रेट हम कभी कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि बच्चे भी करो, तुम मुझे करेक्ट टाइम बताओ, तो तुम पता कितने स्मार्ट हो जाओगे, तुम घड़ी रखोगे सामने, तुम देखोगे फटाफट और बिना टाइम वेस्ट किए बोल दोगे कि मैम इतने यार, इतने मिनट, इतने सेकंड, इतना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि यू पीपल विल you people will decide, you people will do that particular on a without wasting time, विदाउट वेस्टिंग टाइम आप उस चीज को कर लोगे, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट हम रेट में भी अप्लाई करते हैं। जब हमारे पास एक सफिशियंट टाइम लग जाता है ना, तो उस टाइम पे आता है एवरेज रेट, और एवरेज रेट एक्यूरेट रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता, तो इसलिए हम एवरेज रेट कैलकुलेट नहीं करते। व्हाट वी कैलकुलेट इज कॉल्ड एज अ instantaneous rate of reaction. What we call is instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction वो वाला rate of reaction है जहां पे आप उसी टाइम पे reaction का rate कैलकुलेट करते हो। Instantaneous rate क्या होगा? लिमिट डेल्टा t approaches to 0 एवरेज रेट, ठीक है। मतलब जो तुमने एवरेज रेट लिया है ना, उसका डेल्टा टी जो तुमने टाइम लिया है, डेल्टा टी जो तुमने टाइम लिया है ना, वो इतना स्मॉल कर दो, इतना स्मॉल कर दो कि मतलब उसमें अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल चेंज इन कंसंट्रेशन हो, तो तुम उसी पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेट रेट कैलकुलेट कर पाओगे। अब ये तो होगा तुम्हारा थ्योरेटिकल डाटा। तो मैम हमें करना कैसे है? करना बहुत आसान है। जो आपका डेल्टा कंसंट्रेशन है ना, अगर उस पे तुम लिमिट लगा दो डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो वो डेल्टा वाली कंसंट्रेशन ना डी में बदल जाती है। मतलब मैथमेटिकली कहने का मतलब ये है, जैसे तुम लिमिट्स नहीं पढ़ते थे मैथ्स में, अच्छा मैथ्स तो नहीं पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी तो थोड़ा बहुत मैथ अप्लाई करते हो ना, लिमिट लेते ही होगे।
यस मैम। तो जब हम लिमिट किसी चीज का लेते हैं, मतलब इसको इतना कर दो, इसका टाइम बहुत कम कर दो, तो ये जो डेल्टा वाला पोर्शन है वो कंपैरेटिवली लार्जर था, तो जो उसका स्मॉल वर्जन लिखेंगे ना हम, वो डी वाला लिखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और यही हम अभी पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू -1/a डी कंसंट्रेशन ऑफ a बाय डी टी। बाकी सब कुछ सेम है, -1/b डी कंसंट्रेशन ऑफ b बाय डी टी, 1/c डी कंसंट्रेशन ऑफ c बाय डी टी, 1/d डी कंसंट्रेशन ऑफ d बाय डी टी। ठीक है। तो ये -1/a -1/b +1/c एंड +1/d, इस तरह से हम इसकी कंसंट्रेशन को नोट कर लेते हैं। तो ये आपके आ गए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगी, आजकल जो मॉडर्न उसमें क्वेश्चन आ रहा है ना, वो आ रहा है डिसअपियरेंस और अपीयरेंस से। तो ये जो माइनस साइन इंक्लूड करके विदाउट स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट टर्म है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1/a का मैंने a छोड़ दिया, तो जो मैंने व्हाइट कलर से डिस्टॉर्टेड सा एक बाउंड्री बनाया है ना, इसको बोलते हैं रेट ऑफ ए। क्या हो रहा है, ए वैनिश हो रहा है ना, ए खत्म हो रहा है ना, हाँ या ना? यस मैम। तो इसे बोलते हैं, सिर्फ मैं तन्वी को पढ़ा रही हूँ क्या, बाकी आराम से क्लास ऑन करके अपना कर रहे हो अपना अपना काम। तो इसको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बोलते हैं। ये वाला बोलो फिर क्या होगा, है ना, ये हो जाएगा डिसअपीयरेंस ऑफ बी। हाँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। साहित्य नहीं आया है क्या? साहित्य क्या हो गया, चुप चुप है भाई, बता नहीं रहा आंसर। गुड मॉर्निंग हो गई साहित्य की आज? यस। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि क्लास ऑन करके तुम आराम कर रहे हो भाई? अगर प्लस लगा हुआ है तो प्लस वाले केस में क्या लिखेंगे बच्चा? मैम रेट ऑफ अपीयरेंस। हाँ, तो रेट ऑफ अपीयरेंस। दिशा, इस वाले को बोलियो क्या लिखेंगे, ये वाले को। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। हाँ, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, तो वो ये वाला जो चक्कर है ना सारा, वो लिख के डालता है अपीयरेंस ऑफ डी। ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट है, और इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन। बहुत कुछ है भाई इस चैप्टर में, छोटी छोटी चीजें, तो वो एक्सप्रेशन बोलता है इसको, कि इसको एक्सप्रेस ऐसे करते हैं। लाओ मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवा के देखती हूँ इसका। चलो तुमसे करवाते हैं। लो जी, कुछ कुछ दे देती हूँ मैं, कुछ कुछ तुम कैलकुलेट करो। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 3.2 into 10⁻³ यूनिट्स। मैं अभी यूनिट्स लिख देती हूँ क्योंकि मैंने यूनिट बताई नहीं है। फाइंड रेट ऑफ 2 2 3 3 2 6 3 2 6 और 2, इसमें तो 2 नहीं आएगा ना। बैलेंस करना है इक्वेशन को पहले, ऐसे मतलब मेडिकल करने लग जाना काइनेटिक्स का। फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया एंड डिसअपीयरेंस ऑफ, डिसअपीयरेंस एक का ही पूछ देते हैं, उससे पता लग जाएगा तुम्हें आया है। एंड ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। चलो बेटा, गिविंग यू 1 minute, सॉल्व इट। वन मिनट, आई एम गिविंग यू, 1 मिनट में पूरा करो।
हाँ जी, डन। किया किसी बच्चे ने? Nobody has done in the class. वेरी गुड। इतना क्या मुश्किल है? पहले रेट का एक्सप्रेशन लिखो। अच्छा, मुझे रेट का एक्सप्रेशन बताओ। -1/2 d of NH3 by dt -1/2 डी अमोनिया बाय dt। उसके बाद is equal to plus of 1 by plus d डी NT नाइट्रोजन by by dt dt. बाय dt। ठीक है, उसके बाद plus 1/3 मैम 1/3 DH2 ठीक DH2 by है, dt. ठीक है। अब उसके बाद बताओ क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? Rate of appearance of hydrogen. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या चीज दी हुई है? ये मैम वाली लास्ट वाली टर्म ये. है ना, इतना दिया हुआ है। तो पहली बात तो तुम्हें ओवरऑल रेट भी पूछा हुआ है ना, तो इन दोनों को कंपेयर मार दो। रेट इज इक्वल टू 1/3 DH2 बाय dt। ठीक है, तो 1/3 इतना वाला पोर्शन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन 3.2 इंटू 10⁻³ आ गया। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा क्या? 10⁻³ यूनिट्स। ये ओवरऑल रेट नहीं आ गया? बताओ yes ma'am यस और नो। Yes मैम. दूसरा क्या हमने कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो इन दोनों को कंपेयर कर दो। अच्छा, अमोनिया का निकालना है, इन दोनों को कंपेयर करो फिर। -1/2 dN3/dt this is equal to 1/3 DH2/dt। तो हमें डिसअपीयरेंस निकालना है, तो जिस चीज को निकालना है उसे एक साइड पे रख दो। -dN3/dt is equal to 2/3 DH2/dt। ठीक है, अब इसमें से आप कैलकुलेट कर लो आंसर। 2/3 और DH2/dt। हाँ जी, DH2/dt तुमने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया हुआ है 3.2 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो 2 से हो गया ये 6.4 इंटू 10⁻³ यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes मैम. तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसे बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन से चीजें कैलकुलेट करना। ये सबसे पहला न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का। तो जो मैंने डाला है, मैंने तो अपने से डाटा दे दिया, मतलब ये टाइप पहली है। आगे चलें, समझ में आ गया? तो Yes मैम. तो अब आ जाओ यूनिट्स पे। भाई ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो मैं के नहीं करवा रही हूँ, मैं सिर्फ रेट के करवा रही हूँ। फ्यूचर में मैं आपको आज के डे में ही आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के कराऊंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितना सारा काम ना, अगर आपको यूनिट आता है उसी से हो जाता है। कई बार हमें ऑर्डर के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारा ऑर्डर से ही क्वेश्चन हो जाता है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो पहले रेट है ना, अभी तो रेट कांस्टेंट तुमने सीखा ही नहीं। यूनिट्स ऑफ रेट, तो रेट क्या होता है? देखो, रेट होता है कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो एक तो इसका यूनिट हो गया मोल पर लीटर और पर सेकंड। देखो बेटा, ये तो लिखने का ढंग है। अब मोल पर लीटर तुम्हें तो पता है ना क्या होता है? मोल पर लीटर मोलैरिटी नहीं होता? Yes मैम. तो आप इसको मोल पर लीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो, मोलैरिटी पर सेकंड भी कर सकते हो। तो इतना तो तुम भी दिमाग लगा रहे हो
कि अगर कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर भी हो सकती है, या दूसरा वे क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर पर सेकेंड। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को क्या लिखोगे फिर, नॉर्मेलिटी पर सेकेंड। तो ये Normality. 4 यूनिट हो गए। मान लो तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन लिक्विड से आया ही नहीं, तुम्हारा आया गैस, तो गैस के केस में तुम कंसंट्रेशन थोड़ा लोगे, गैस के केस में तुम क्या लोगे, पार्शियल प्रेशर प्रेशर। बाय टाइम। अब प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम और सेकेंड। अब ये हो गया तुम्हारा एटीएम पर सेकेंड। अब तुम बोलोगे मैम इसका पास्कल लिख लो, अरे तुम पास्कल लिख लो, तुम मिलीमीटर ऑफ मर्करी लिख लो, तुम बार लिख लो, तुम टोर्शर लिख लो, बात तो प्रेशर ही है ना। ठीक है, तो आप एटीएम पर सेकेंड भी हो सकता है, और बाकी जो भी प्रेशर के यूनिट होते हैं वो भी ले सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द यूनिट्स ऑफ रेट। मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल ये वाला लिखा आ रहा है, मोलैरिटी पर सेकेंड। ठीक है, या सीधा ये दे देता है, या ये वाले बहुत कम आते हैं। और अगर टिक लगाने में आ जाए तो पता होना चाहिए कि ये भी हो सकता है। चलो अब आ जाओ लॉ पे। ये मैंने ना इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाया था, तो जिन बच्चों ने इक्विलिब्रियम नहीं ध्यान से देखा है वो दोबारा से सुन लेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है ऐसा, तो इसमें जो रेट है ना केमिकल रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। रिएक्टेंट्स जो आपके पास हैं उनका प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन होता है रेट, और जो रेस टू पावर बन जाती हैं, रेस टू पावर आपके बन जाते हैं ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to product of the concentration of reactants, raised to the powers equal to stoichiometric coefficients. Stoichiometric coefficients. ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो, रेट इज इक्वल टू आप हटा के के लगा दोगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। तो ये जो तुम्हारा के होता है ना, ये यहाँ पे होता है रेट कांस्टेंट। और बाकी तो बहुत अंडरस्टूड है कि अगर आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ए एंड बी इक्वल टू 1 ले लेते हो तो रेट किसके बराबर आ जाएगा, तो रेट तुम्हारा के बराबर आ जाएगा। ये तो 1 ही हो गया। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू के आ जाएगा। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट किसके बराबर आ गया, यहाँ से रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट if the concentration of the reactants is unity. ठीक है, if the concentration of the reactants is unity, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो जाती है तो ये आपके पास रेट कांस्टेंट रेट के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो A और B है ना, इनका जो सम होता है दैट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलैरिटी। अब मॉलिक्यूलैरिटी का एक्चुअली में मीनिंग होता है नंबर ऑफ द स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। कितनी स्पीशीज रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, बाकी मॉलिक्यूलैरिटी हाइपोथेटिकल स्पीशीज आपको भी पता है कितने सारे मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन होता है। ठीक है ना, वो सिर्फ कोई 2 या 4 मॉलिक्यूल्स तो होते नहीं है, कितने सारे होते हैं। पर ये फर्स्ट लेवल के कोलिजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और बी हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलैरिटी, और मॉलिक्यूलैरिटी आता है लॉ ऑफ मास एक्शन से। अब हमारे पास एक आता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो अपने पास इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, वो एक्सपेरिमेंट्स कर करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन में एवरीथिंग एल्स इज सेम। जैसे रिएक्शन आ गया ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो इस केस में जो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट्स, पर जो इसकी पावर्स है ना वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं होते, इसकी पावर्स पी एंड क्यू होती हैं। बाकी भाई ये जो पी और क्यू है ना, दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी, मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर आ भी सकते हैं, नहीं भी बराबर आ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगला स्टेप सेम ही है कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर पी कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर क्यू। तो इसमें जो ऑर्डर लिखते हैं इसको जो सम ऑफ द पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स होता है, पी और क्यू की पावर्स के सम को दिस इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्चुअली में क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होता है। ये पहली बात तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है। तो these are the powers which actually influence the rate of reaction, actually influence the रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन को मतलब रिएक्शन को लैब में परफॉर्म किया जाता है, ऐसे नहीं है कि उठा के लिख दो। हाँ ये बात अलग है कि अगर एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करने के बाद भी आपके पास स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बराबर ही पावर्स आती हैं पी एंड क्यू, फिर तो बात अलग है। अदरवाइज ये जो वो पावर्स हैं जो एक्चुअली रिएक्शन की स्पीड को, रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है, देखते हैं कि ए के डबल करने से उसका रेट डबल हुआ या 4 टाइम्स हुआ या 8 टाइम्स हुआ, उस हिसाब से ये पावर्स लगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। और ऑर्डर कहाँ से कैलकुलेट होता है, ऑर्डर कैलकुलेट होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन से, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो कहाँ से कैलकुलेट होती है, लॉ ऑफ मास एक्शन से। अब ना अगर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें या स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो ये बहुत पूछा जाता है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस बताओ क्या होता है। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर रेट तुम्हारा केमिकल रिएक्शन दोनों के लिए सेम है, ए प्लस बी बी गिव्स द प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन एक ही है, पर अगर तुम रेट एक्सप्रेशन इस तरह का लिखते हो कि वो इक्वल टू आ जाता है के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्यू, तो ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। और रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो कैलकुलेट होता है वो ऑर्डर है, और इसमें ऑर्डर हो जाएगा पी प्लस क्यू। और अगर सेम के लिए रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन होता है के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, और ये वाले एक्सप्रेशन को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इससे जो आपके पास कैलकुलेट होगा उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। तो ये सम ऑफ द पावर्स ऑफ रिएक्टेंट्स होती है। दूसरी बात है जो आपका ऑर्डर है वो होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। लैब में रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद ये दिमाग लगाया जाता है कि ए की कितनी पावर पे और बी की कितनी पावर पे डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। और ये जो तुम्हारा है ये वाला पार्ट मॉलिक्यूलैरिटी, ये है आपका हाइपोथेटिकल, बस जितना रिएक्शन में बैलेंस करके आया वही लिख दिया। थर्ड जो आपका ऑर्डर होता है ना, ये कैन बी जीरो। मॉलिक्यूलैरिटी में थोड़ा बोलेंगे कि जीरो स्पीशीज इज रिएक्टिंग, कैन नॉट बी जीरो। Fourth, these are the powers which actually influence the rate, which actually influence the rate. यहाँ पे क्या होता है, these are the stoichiometric coefficients only. एक्चुअली में करते हैं नहीं करते भगवान जानते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बस जो बैलेंसिंग से आए लिख दिया हमने, अपना काम खत्म। जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्डर है वो कैन बी फ्रैक्शनल, मतलब ऐसा भी आ सकता है तुम्हें पेपर में 1/4 ऑर्डर है, और यहाँ पे जो आपका है कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। ऐसा थोड़ा बोलेंगे आधी स्पीशीज रिएक्ट की, 1/3 स्पीशीज रिएक्ट की, ठीक है। तो ये होल नंबर ही होगा। तो ये कुछ डिफरेंस लिखे हैं मैंने ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी में।
अब इस चैप्टर में 99% जो पेपर में से क्वेश्चन आता है वो रेट एक्सप्रेशन से आता है कि बता दो भैया हमें कि ओवरऑल ऑर्डर होगा क्या रिएक्शन का, ठीक है, कि रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। अच्छा, मैं ना तुम्हें एक एनालिसिस करके बता देती हूँ। एनालिसिस का मतलब होता है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कैसे होता है और कैसे ये आंसर आते हैं, वो करके बता देती हूँ, जिससे थोड़ा सा तुम्हें ना आइडिया हो जाएगा। देखो, जैसे मेरे पास एक वाला ही लेके चल लेते हैं कि ए है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ये लिख दिया हमने, कंसंट्रेशन ऑफ ए आ गया और ये रेट आ गया। अगर तुमने कंसंट्रेशन रिएक्शन की, ये पहला एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, 1 रखी है और रेट भी 1 था, तुमने कंसंट्रेशन 2 कर दी, रेट तब भी 1 था। ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, पहला एक्सपेरिमेंट, ये मैं क्या कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट। जो मैंने बोला ना कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, वो कैसे पता लगता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। अगर तुमने इसका कंसंट्रेशन 3 गुना कर दी, रेट अभी भी 1 है, कंसंट्रेशन 4 गुना कर ली, रेट अभी भी 1 है, नटशेल में कंसंट्रेशन n टाइम कर ली, रेट अभी भी 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि वो a की पावर पे डिपेंड ही नहीं करता। तो ऐसे काइनेटिक्स को बोलते हैं कौन सा ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। बी देखो, दूसरा एक्सपेरिमेंट, कंसंट्रेशन 1 थी, रेट 1 था, कंसंट्रेशन 2 कर दी, रेट हो गया डबल, कंसंट्रेशन 3 कर दी, रेट भी हो गया 3, कंसंट्रेशन तुमने n कर दी, रेट भी हो गया n। मतलब जैसे जैसे तुम कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो वैसे वैसे रेट भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे एक रिएक्शन को जिसमें रेट की पावर 1 होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर 1 पे रेट डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं, ये कौन से ऑर्डर का काइनेटिक्स है, फर्स्ट First ऑर्डर। और ये वाली चीजें हमें एक्सपेरिमेंटली या तो एनालाइज करनी होंगी, मतलब वो बोलेगा थोड़ा कि मैं इतना हो रहा हूँ, इतना हो रहा हूँ, वो तो आंसर दे देगा, तुम्हें खुद मैच करना है ना कि ये इतना हो रहा है तो ये इतना हो रहा है। सी देखो, अगर ए की कंसंट्रेशन तुमने 1 रखी, रेट 1 था, अगर ए की कंसंट्रेशन तुमने डबल कर दी, रेट 4 हो गया, ये 3 थी, ये 9 हो गया, ये तुमने 4 कर दी, ये 16 हो गया, नटशेल में n थी तो n स्क्वायर हो गया। तो तुम बोलोगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2। कंसंट्रेशन n की पावर 2 का मतलब होता है कि ये कौन से ऑर्डर का काइनेटिक्स है, सेकंड। सेकेंड ऑर्डर का काइनेटिक्स। शायद अब तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान हो गया होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ, है ना। और ये सारी चीजें इस चैप्टर में से तुमने ढूंढनी है, ठीक है। 1 था, 1 हो गया, 2 था, तो या मैं सीधा ही लिख देती हूँ, n था तो आपका हो गया n क्यूब, है ना। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब हो गया, थर्ड ऑर्डर का काइनेटिक्स है। 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 27 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि रेट को चेंज करने से क्या होता है। मैंने तो बहुत इजी वाली एग्जांपल ले ली जिसमें एक ही रिएक्टेंट है, नहीं तो इसका एक बेस्ट फंडा पता क्या होता है, मान लो 2 रिएक्टेंट है और तुम्हें 3 एक्सपेरिमेंट वहां पे दिए हुए हैं, तो तुम ना अगर ए के विद रिस्पेक्ट टू चेंज करना चाहते हो कि ए को कितना करने से रेट कितना हो रहा, जो मैंने अभी किया है, तो वो वाले एक्सपेरिमेंट उठाओगे जिसमें बी कांस्टेंट है। तो अगर ए और बी दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो तुम्हें आइडिया ही नहीं होएगा, खिचड़ी नहीं बन जाएगी। तो अगर तुम्हें पेपर में ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो वो वाले एक्सपेरिमेंट गिवन एग्जाम्पल में से उठाओगे जिसमें बी कांस्टेंट है। तो बी कांस्टेंट है तो फिर तुम्हें डायरेक्ट पता लगेगा कि ए डबल हो रहा है तो रेट डबल हो रहा है। अगर तुमने ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो वो एक्सपेरिमेंट चूज करोगे जिसमें ए कांस्टेंट है। समझ आ रही है मेरी बात? Yes, ma'am. ठीक है ना, वो न्यूमेरिकल करे पे पता लगेगा ना। 3 एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, तुम ए के Yes, विद ma'am. रिस्पेक्ट टू निकालना चाहते हो, 2 चीजें हैं ए और बी, तो ए भी चेंज हो रहा है बी भी चेंज हो रहा है, फिर थोड़ा ना रेट कैलकुलेट होगा। ए के विद रिस्पेक्ट टू निकालना चाहते हो, वो एक्सपेरिमेंट चूज करो जिसमें बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और ए चेंज होना चाहिए। तो ए के डबल होने से अगर 2 डबल ही हो रहा है तो 1 ऑर्डर, ए के डबल होने से 4 टाइम्स हो रहा है तो सेकेंड ऑर्डर। इस तरह से करते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। Clear. तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं यूनिट्स ऑफ के क्या है, रेट कांस्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट्स ऑफ के, ये इससे भी काफी मुद्दे सॉल्व हो जाते हैं। जो है आपके पास रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो रेट कांस्टेंट आपके पास, मैं एक करके बता देती हूँ, बाकी मैं आपको ट्रिक से ही करवाऊंगी, फॉर्मूले से ही। रेट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर 0 के, है ना,
तो रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को हटा के के नॉट लिख दोगे, ए की पावर 0, किसी की भी पावर 0 तो 1 होती है ना, के नॉट आ गया। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एक ऐसा काइनेटिक्स है, ये पेपर में आ भी चुका क्वेश्चन, नीट में ही आ चुका है शायद, अब नीट जेई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर ये आ चुका है पेपर में। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एक ऐसा काइनेटिक्स है जहां पे यूनिट्स ऑफ रेट बराबर हो जाते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के, ठीक है। और रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट होते हैं, मोल पर लीटर और पर सेकेंड। बाकी अगर आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देख रहे हो तो रेट इज इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। तो इसमें रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम ही होता है, तो ये K1 आ गया इंटू कंसंट्रेशन आ गया, तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कट जाएगा, K1 का क्या यूनिट आ गया, पर सेकेंड। पर सेकेंड। तो ये तो है लॉन्ग मेथड, अब इतना लॉन्ग तो पेपर में हमारे पास टाइम नहीं होगा, मैं तुम्हें सिंपल बता देती हूँ कि Kn इसका यूनिट कैसे निकालना है। मोल पर लीटर होता है ना, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन लगा लो और पर सेकेंड, बस अब तुम जो मर्जी करते चले जाओ, अब वेरीफाई कर लो जो तुमने पीछे कैलकुलेट किया। जीरो ऑर्डर लिखोगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, वही रेट वाला यूनिट आ जाएगा। 1 ऑर्डर होगा तो 1 माइनस 1 0 है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। 2 ऑर्डर है, K2 कितना आ जाएगा फिर, मोल पर लीटर 1 माइनस 2 पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर -1 पर सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा, मोल की पावर -1 लीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। हमेशा याद रखना कि जब भी तुमने पेपर में ऑप्शन क्लिक करना है ना, टिक करना है, तो जो यूनिट तुम्हारा मोल का होगा ना, मोल के सर पे जो होगा लीटर का उसके माइनस में होगा। अगर मोल के सर पे -1 है तो लीटर +1 होगा, अगर मोल के सर पे 1 है तो लीटर में -1 होगा, ठीक है। तो हमेशा ये यूनिट से आपको पता लग जाएगा कि तुमने कौन सी ऑप्शन क्लिक करनी है। अच्छा चलो, अब मान लो तुम्हें आ गया पेपर में n इज इक्वल टू 1/4 का बताओ, तो कोई टेंशन ही नहीं है, 1/4 यहाँ पे रखो, तो मोल पर लीटर 1 माइनस 1/4 पर सेकेंड, तो बताओ क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर कितनी आ जाएगा, 1 माइनस 1/4 कितना हो गया, 3/4 पर सेकेंड, तो ये तुम्हारा आ गया मोल की पावर 3/4, लीटर की पावर तो मैंने तुम्हें बताया ही इससे रिवर्स होती है, -3/4 और पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 1/4 ऑर्डर का रिएक्शन आ गया। अब इस क्वेश्चन में ना कई बार इतने सारे ट्विस्ट सिर्फ एक यूनिट से सॉल्व हो जाते हैं। मान लो कई बार वो पेपर में ऐसा बोलता है कि भाई तुम ऐसे करो कि इतना सारा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उसमें रेट कांस्टेंट इतना आया और ऑर्डर बताओ, और हमें पता नहीं लगता कि भाई डाटा तो इनसफिशिएंट है, हम ऑर्डर कैसे बताएंगे, हमें तो रेट एक्सप्रेशन पूरा नहीं दिया हुआ, वो आगे जाके तुम्हें पता लगेगा हर काइनेटिक्स का। तो कई बार क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना होता, अगर उसने बोल दिया कि रेट कांस्टेंट है दिस मच मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो क्वेश्चन क्यों सॉल्व करोगे, मोल पर लीटर पर सेकंड तो मैं अपने आप ही चीख चीख के बोल रहा है कि ये कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर, तो बिना सॉल्व किए ही उसका ऑर्डर जीरो ऑर्डर आ जाता है। बहुत सारी बार मैंने ये ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जहाँ पे क्वेश्चन वही होता है ऑर्डर कैलकुलेशन का, पर आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता क्योंकि उसने के का यूनिट दिया हुआ है और बस आपको बेवकूफ बनाया हुआ, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करी हुई है इनसफिशिएंट डाटा देके या सफिशिएंट डाटा देके। तो जो तो स्मार्ट बच्चे हैं वो तो के का यूनिट देख के ही बोल देते हैं कि अगर इस रिएक्शन का के का यूनिट ये है तो ये ऑर्डर होगा। कई फिर बाकी पूरा काइनेटिक्स लगा के देखते हैं कि इसमें से के की वैल्यू निकालो, वो आगे कल की क्लास में मतलब नेक्स्ट वाली क्लास में आएगा कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करके कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यूनिट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। इज दैट क्लियर भाई, समझ में आया? काइनेटिक्स मुश्किल नहीं है, काइनेटिक्स सिंपली है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स भी वैसे वाला नहीं है कि यू हैव टू डू द एनीथिंग या यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। काइनेटिक्स में सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेशन अप्लाई करने हैं। इज दैट क्लियर भाई? यस मैम। चलो, अब आपके पास जो अब से शुरू होगा ना, मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ दैट इज द काइनेटिक्स, डिफरेंट टाइप के काइनेटिक्स, मीन टू से, जैसे मैं एक बार बता देती हूँ, रुको, जैसे हमने आज की क्लास में स्टार्ट में किया था ना बच्चा,
कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दिस एंड दिस, तो मैं आपको जीरो ऑर्डर से स्टार्ट कराऊंगी। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, वन ऑर्डर काइनेटिक्स, टू ऑर्डर काइनेटिक्स, और टू के बाद मैं nth ऑर्डर करा दूंगी। और उसका पूरा पूरा डेरिवेशन, डिफरेंशियल रेट ला क्या होता है, इंटीग्रेशन रेट ला होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, क्वार्टर लाइफ क्या होता है, कंप्लीट क्या होता है। बस अब से तुम्हारा पैटर्न बिल्कुल सेम चलेगा। बस करना क्या है, तुम्हें लास्ट में उसके सिनॉप्टिक नोट्स ले लेने हैं फॉर्मूलाज के। वो फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करने भी सिखा दूंगी, रट्टे भी नहीं मारने, शॉर्टकट से सिखा दूंगी कि इसको ऐसे कर लो, दैट्स इट। हमें लॉजिक पे जाना है, हमें कभी भी केमिस्ट्री लर्न नहीं करनी है, ठीक है, बस वो है। और उसके बाद आपके पास लास्ट में आर्हेनियस इक्वेशंस और कोलिजन थ्योरी वगैरह, दैट्स इट अबाउट द चैप्टर। आज वाला क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. और बाकी जो आइसोमेरिज्म वाला स्टार्टिंग में आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का कराया ना क्वेश्चन, उसमें आप क्या करो, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन अटकता है ना, वैसे तो सॉल्व हो जाएंगे, अगर अटकता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आपको ये लगता है कि मैम ये वाली चीजें दोबारा बता दो, तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बता देना, वेडनेसडे की क्लास में, ठीक है? यस मैम। Thank you. चलो बेटा, दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी काइनेटिक्स का फर्स्ट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि इसमें 20-15-20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है? Thank you. थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू।